हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th का हिंदी का सैंपल पेपर आज हम लोग हल करने जा रहे हैं जो सीबीएसई ने जारी किया है। तो बच्चों, आप लोगों ने जो 3 बुक्स होती हैं क्लास 12th में, आरो भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम, आप लोगों ने कितना पढ़ा, कितना आपको समझ में आया, कितना आपको याद है, आज पता चल जाएगा। और ध्यान रखना, जैसा सैंपल पेपर मैं समझा रहा हूँ वैसा का वैसा आप लोगों के एग्जाम में आएगा। हाँ, मैंने कुछ इधर उधर जरूर किया है, वो इसलिए किया है कि जो समझाने की चीज है वो मैंने पहले किया है, जो समझाने का नहीं होता वो आप लोग जैसे वैसे कर लेते हैं, तो वो कुछ मैंने बाद में रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी विषय का सैंपल पेपर हल कर रहे हैं जो 2023-24 में आपका जो का त्यों तो नहीं आएगा, लेकिन हूबहू वैसा का वैसा पैटर्न आएगा। क्वेश्चन नहीं आएंगे जो के तू, हूबहू वैसा का वैसा पैटर्न होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता ही है जो आपका कोड है वो 2 है। 302 है विजय विषय कोड है, और ये आधार यानी कि कोर। इन दो हिंदी की बुक चलती है ना, एक इलेक्टिव चलती है, एक हिंदी कोर चलती है, तो ये हम लोग कोर का हिंदी का सैंपल पेपर हल कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम होगा वो हमें कितना समय होगा। एक जो हिंदी का पेपर हल करेंगे तो ध्यान रखना 3 आवर्स का समय आप लोगों को दिया जाएगा। और कुल कितने मार्क्स का होगा, ये मैक्सिमम मार्क्स की हम लोग बात करें तो 80 मार्क्स का यह है हमारा पेपर होगा, यानी कि 3 घंटे में हमें 80 नंबर प्राप्त करना है। और क्या 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं? ला सकते हैं बेटा, बस जैसा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो का वो पढ़ना है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ चलो, अब ये कुछ वो निर्देश हैं, इन निर्देशों को मैं एक बार वैसे ही बता देता हूँ, आपको यहाँ देखने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट ब, यानी खंड क और खंड ख। अब पार्ट ए होगा वो एमसीक्यूज होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। ठीक है, और पार्ट बे में आपका लेटर राइटिंग जो होता है ना, यानी कि डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, वो होगा। यदि मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो एमसीक्यूज में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में, जो 40 नंबर का होगा। और पार्ट बे होगा जो आपका वर्णनात्मक होगा, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, वो भी आपका 40 नंबर का होगा। 40-40 कितने हो गए? 80 हो गए। यदि क्वेश्चंस की बात करूं तो 14 टोटल, दोनों खंडों की बात करूं तो 14 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वस्तुपरक होंगे वो 40 होंगे। अब वो बढ़ जाएंगे, 6 क्वेश्चंस में 40 दिया जाएगा। और वर्णात्मक जो लिखने वाले होंगे वो 8 होंगे। तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है, 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबरों का है, और 2 पार्ट में पेपर होगा। पहला पार्ट एमसीक्यूज होगा, दूसरा पार्ट डेस्क्रिप्टिव होगा। बस एमसीक्यूज 40 नंबर का होगा, डेस्क्रिप्टिव भी 40 नंबर का होगा। अब यहाँ मैंने पहले पद्यांश को रखा है, किसको रखा है? पद्यांश को। लेकिन आपके एग्जाम में जो आएगा वो पहले क्या आएगा? गद्यांश आएगा। अब गद्यांश को तो एक कहानी के रूप में, एक उपन्यास का कोई अंश दे देगा। अपठितों का ध्यान रखना, ये अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश टोटल होगा आपका 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। और टोटल क्वेश्चंस भी कितने होंगे? 15 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना। वो भी कैसे होंगे? एमसीक्यूज होंगे, ध्यान रखना। अब पद्यांश क्यों दिया है? क्योंकि पद्यांश को आपको समझने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आपके एग्जाम पहले यहाँ गद्यांश होगा, उसके बाद पद्यांश होगा, ये भी ध्यान रखना। और पद्यांश से 5 सवाल पूछेगा और गद्यांश से 10 सवाल पूछेगा, ऐसे 15 सवाल होंगे 15 नंबर के। अपठित यानी जो आपके पढ़े हुए नहीं है 12th क्लास में। अब देखो, आप लोग क्या करेंगे कि पद्यांश को कैसे हल करेंगे, जैसा तरीका मैं समझा रहा हूं बस वैसा का वैसा आप लोगों को करना है। सबसे पहले आप लोगों को पद्यांश नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को जो 5 सवाल दिए हुए ना, उन 5 सवाल को ऑप्शन सहित रीड करना है। समझ में आया क्या कहा? पहली बात, जो 5 सवाल दिए हुए हैं पद्यांश के, वो पांचों के पांचों सवाल पढ़ोगे ऑप्शन सहित, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। पहला काम ये, रीड कर लिया पांचों को अच्छे से, ऑप्शन सहित पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पे कार्य हमें करना है, उस पद्यांश को पढ़ना है। अब पद्यांश में क्या होता है, जिसे काव्य खंड का पाठ होता है ना, कविता कोई आ जाती है ना कोई कविता, अब प्रत्येक शब्द का तो अर्थ हमें याद नहीं होगा, लेकिन ऐसा पद्यांश होगा आपकी आपके पेपर में जिसमें से आप लगभग लगभग कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूं, 30% शब्दों का अर्थ तो तुम्हें पता होगा। और 30% शब्दों का अर्थ तुम्हें पता होगा ना, आप आराम से उस पद्यांश को हल कर सकते हैं। कम से कम बता रहा हूं, वैसे आपको मैं कह रहा हूं ना 80% शब्दों का अर्थ याद होगा, मुझे पता है, क्योंकि पद्यांश आता ही ऐसा है, हमेशा हर साल ऐसा ही आता है। अब देखो यहाँ जो पद्यांश दिया है, हल करने का तरीका, पहले सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे ऑप्शन सहित, उसके बाद पद्यांश को पढ़ना है। अब जो सवाल आपने पढ़ा है, जिसके ऑप्शन आपने पढ़े हैं, फिर पद्यांश पढ़ोगे ना, जो शब्द आप लोगों ने वहां पढ़ा है, यहाँ जो आएगा वो शब्द उसको अंडरलाइन करते चले जाना है, बस।
और कोई तरीका नहीं अपनाना है, चाहे पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो। पद्यांश इसलिए लिया है कि कुछ शब्दों का अर्थ मुझे समझाना होगा, वो मैं समझा दूंगा। देखो आपको पता है वैसे, देखो क्या कह रहा है, कुश्ती कोई भी लड़े ढोल बजाता है सिमरू ही। यानी कि कह रहा है कि कुश्ती होती है ना, कुश्ती में जहां दो इंसान लड़ते हैं, पहलवान लड़ते हैं, कोई भी लड़े कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आदमी है जिसका नाम है सिमरू, और क्या करता है, वही हमेशा ढोल बजाएगा। देखो ही जोड़ दिया है वाक्य में, निपात का, ही तो बी तक, ये क्या है, निपात है व्याकरण में। यानी कि ही तो बी तक, यानी कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी वाक्य में जोर देने के लिए, बल देने के लिए। देखो क्या कहा है, ढोल बजाता है सिमरू, इतना बोल देते ढोल बजाता है सिमरू, लेकिन क्या जोड़ दिया, ढोल बजाता है सिमरू ही। जैसे सर बाजार जा रहे हो, हाँ, आप कहते हो मैं भी चलूंगा, लेकिन क्या कहते हो, सर मैं भी चलूंगा बाजार, ठीक है, मैं भी चलूंगा बाजार, सारे बोलो सर मैं बाजार चलूंगा आपके साथ, ठीक है, सीधी सी बात है। या मैं बोला मैं आपके घर गया था, किस समय, 4 बजे, सर उस समय तो मैं घर पर ही था, तो का प्रयोग कर दिया। तो वैसे ही है, यानी कवि क्या कह रहा है कि कुश्ती कोई भी लड़े लेकिन ढोल बजाएगा सिमरू ही, जिसके सदे हाथ भर देते जोश पूरे दंगल में। दंगल वही जो अखाड़ा होता है जिसमें लोग कुश्तियां लड़ते हैं। यानी कि जब सिमरू ढोल बजाता है तो सबके अंदर एक जोश उत्पन्न हो जाता है। देखो सीधे सीधे है, उछलने लगती है मिट्टी पूरे अखाड़े की, ताक दिना धिन, ताक दिना धिन। यानी जब दो पहलवान लड़ेंगे तो मिट्टी तो उड़ेगी, सीधी सी बात है। पक्के पत्थरों का तो होगा नहीं, किसका होगा, मिट्टी का ही होगा वो। और ये आवाज आती है, ताक दिना धाक दिना धिन धिन। तो आपको याद है पहलवान की ढोलक, लुटन सिंह पहलवान, एक कहानी आपके चैप्टर है भी है, उसके कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। जांगने लगते हैं लोग एक दूसरे के कंधों के ऊपर, जब कुश्तियां लड़ी जाती है तो एक दूसरे उचक उचक करके देखते हैं कि कौन किसी का कंधा गिरा, किस कौन चित हुआ, कौन हारा कौन नहीं हारा, इस प्रकार से लोग उसे देखते रहते हैं उचक उचक कर। बहुत गहरा रिश्ता है सिमरू और डोल का, यानी कि इतना अच्छा रिश्ता संबंध है सिमरू का और डोल का, जैसे सांस और धड़कन का होता है। कवि ने कहा है जैसे सांस और धड़कन का अपना एक संबंध होता है ना, वैसा ही सिमरू का और ढोल का है। बोलो कोई शब्द ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो, सीधा सीधा है और ऐसा ही आएगा। ढोल खामोश है तो खामोश है अखाड़े की माटी, यानी जब तक ढोल खामोश रहेगा तब तक अखाड़े की मिट्टी भी क्या रहेगी, खामोश रहेगी। खामोश ढोल को जगाएगा हाथ सिमरू के, ढोल बजेगा जागेगा अखाड़ा। यानी कि जब सिमरू के हाथ ढोल पर पड़ेंगे तो ढोल बजेगा, बजेगा तो अखाड़े की मिट्टी भी जो खामोश थी वो भी उड़ने लग जाएगी। जागेगी माटी, अखाड़े की माटी ही तो है जो स्वीकारती है सभी को, अच्छे हो या बुरे हो हर रूप में। यानी कि देखो मिट्टी है वो सभी को पालती है, चाहे अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो, सीधी सी बात यही है। अब देखो क्या कह रहा है, ढोल बजाता है सिमरू ही, पंक्ति में ही क्या इंगित करता है, आदत महत्व आडंबर या प्रेम। यानी कि कहा गया है कि दंगल में कुश्ती कोई भी लड़े, केवल सिमरू ही ढोल बजाता है हमेशा के लिए। तो क्या उसकी आदत है या उसका महत्व है, किसका, सिमरू का महत्व बताया गया है, यहाँ पे आडंबर बताया गया, प्रेम बताया गया है, बताओ क्या होगा। देखो एक तो हिंदी में ना आप लोग घूमते बहुत ज्यादा हो, अब आप लोग यहाँ प्रेम भी नजर आ रहा है, उसकी आदत भी नजर आ रही, क्या आदत है ये, ऐसा नहीं यार। जब कोई दो इंसान दो पहलवान लड़ते हैं तो एक आदत नहीं होती है, एक, हाँ प्रेम हम लोग कह सकते हैं, लेकिन प्रेम से अच्छा एक शब्द आ रहा है यहाँ, कर्तव्य, उसका महत्व। यानी कि उसका महत्व है कि जब जब कुश्ती होगी, जब जब सिमरू ढोल बजाएगा, कर्तव्य उसका, वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो ही का प्रयोग यहाँ पे महत्व के लिए दर्शाया गया है। कुश्ती में जोश कब भर जाता है, आपको पता है कब भर आता है, जब सिमरू ढोल बजाता है। तो बताओ कहाँ है, जब हारता हुआ पहलवान जीतने लगता है, जब दोनों पहलवान बराबर की टक्कर वाले होते हैं, जब फाइनल कुश्ती द्वारा राष्ट्रीय विजेता तय होता है, जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। यानी सभी में जोश कब उत्पन्न होता है, जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने का क्या तात्पर्य, माटी द्वारा यानी कि मिट्टी में अच्छे बुरे लोगों को पालने का कार्य कौन करती है, मिट्टी ही करती है। तो देखो माटी सबको जीतने का सपना समान अवसर देती है, माटी का न्याय सबको स्वीकार्य होता है, अंत में अच्छे बुरे सभी माटी में मिल जाते हैं, माटी गोद में अच्छे बुरे सभी पलते हैं। यानी कि माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने, यानी माटी है वो अच्छे लोगों को भी और बुरे लोगों को स्वीकारती है, मतलब दोनों को वो क्या करती है, पालती है अपनी गोद में। देखो इस पृथ्वी पर कैसा भी इंसान हो,
पृथ्वी पर रहेगा और वो माटी रहेगी, मट्टी ही उसको पाल पोस कर बड़ा करेगी। ढोल तथा अखाड़े की माटी में क्या समानता बताई गई है? यानी कि ढोल और अखाड़े की मिट्टी में समानता बतानी है। क्या बताई गई है? दोनों को उपयोग करने से पहले तैयार करना होता है? नहीं, तैयार क्या करना होता है दोनों को? दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है? श्रम नहीं, कोई इंसान थोड़ी मेहनत थोड़ी करता है वो। दोनों का प्रयोग कर लोग अपनी कला सिद्ध करते हैं? नहीं। दोनों की परिवर्तन में भूमिका, हाँ ये सही है कि दोनों की परिवर्तन में क्या होती है, अलग अलग एक भूमिका होती है। यानी नंबर 4 सही है हमारा। नंबर 4 देखो, आप लोग अच्छे से ऑप्शन सहित क्वेश्चंस को पढ़ करके आप लोग यदि फिर पद्यांश पढ़ते हैं तो फिर आप लोग आसानी से कर सकते हैं, वरना फिर यदि आप लोग पहले पद्यांश पढ़ के फिर क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। देखो, सुमिलित करना है। सिमरू क्या है? श्रमजीवी वर्ग है, सामाजिक भूमि है, परिश्रम है। यहाँ आपको पता है सिमरू एक इंसान है तो श्रमजीवी वर्ग होगा। ढोल क्या है? सामाजिक भूमि या परिश्रम या अखाड़ा? बता सकते हैं आप लोग मुझे? नहीं, आपने गलत कर दिया है। देखो, सिमरू है यहाँ पे परिश्रमी, फिर ढोल है श्रमजीवी वर्ग और अखाड़ा है सामाजिक भूमि। 3 1 2, 3 1 2। ये थोड़ा आप लोग घुमा देगा, आप लोग सोचोगे श्रमजीवी वर्ग है, यहाँ पे 1 1 आ रहा है, यहाँ चले जाओगे आप लोग, लेकिन 3 1 2 आना चाहिए। 1 3 2 आ रहा है बेटा, गलती होगी मुझसे भी। सही बात है वो। देखो, मैंने भी पढ़ा तो गलत तो मुझसे भी हो गया ना, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो नहीं होगा। देखो एक बार वापस से, सिमरू क्या है? सिमरू क्या है? श्रमजीवी वर्ग। पहले सही था लेकिन बाद में मैंने सोचा परिश्रम करने वाला श्रमजीवी वर्ग, यानी कि कोई इंसान है वही श्रमजीवी होता है। और ढोल क्या है? परिश्रम। और अखाड़ा क्या है? सामाजिक भूमि। याद रखना थोड़ा सा, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्या होगा आंसर? 1 3 2। 1 3 2, ठीक है। आगे देखिए, अब ये गद्यांश आ गया। अब पहला सवाल ये मिलेगा वहां पे आप लोगों को, वही ट्रिक्स अपनानी है जो मैंने बताया था। पहले क्या बताया? क्वेश्चंस पढ़ना है ऑप्शन सहित, उसके बाद आप लोगों को गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश पढ़ते समय जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े थे ऑप्शन सहित, अब उनमें से कुछ जो शब्द आपको याद आ रहे हैं, हाँ यार ये शब्द अभी मैंने पढ़ा था, उसको आप अंडरलाइन करते हुए चले जाना। आराम से 10 के 10 सवाल सही हो जाएंगे। पद्यांश से 5 सवाल पूछेगा और गद्यांश से 10 सवाल पूछेगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। पढ़ लो एक बार, मैंने तो पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ लो एक बार। पढ़ लेना से, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ आगे। देखो यहाँ क्या कह रहा है, पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है ये पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। ये नया नया सवेरा, प्रभात यानी क्या होता है? सवेरा। लेकिन यहाँ सवेरे से मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या दे दिया है? देखो, पूर्व ही उसका अनुभव कर लेना विपक्षियों की तरह। यानी कि यहाँ पे दो नाम है, रस्किन और टोल्स्टॉय का। ध्यान रखना, इसको पूरा पढ़ोगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ प्रभात का अर्थ क्या होता है? सवेरा नहीं होगा, यहाँ पे क्या प्रभात का अर्थ क्या हो जाएगा? विचार हो जाएगा। तो इस नया प्रभात, देखो क्या कह रहा है कि पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। पंक्ति में रेखांकित शब्द का आज से बताना है, इसका अर्थ बताना है आपको। रेखांकित यानी जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ प्रभात का सवेरा सीधा सीधा थोड़ी देगा यार, आप लोगों आपको आपको पता होगा ये सीधा सीधा नहीं मिलने वाला। तो क्या होगा? नया विचार। संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विमर्दित शब्द का सटीक अर्थ बताना। विमर्दित शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, वी धन मर्द धन इत, यानी कि थोड़ा सा विमर्द अच्छा सा कड़वा सा शब्द लग रहा है। तो ठगी हुई होगा नहीं, गलानी होगा नहीं, ईर्ष्या नहीं होगा, क्या होगा? पीड़ापूर्ण, यानी जिसको पीड़ा होती है ना उसे विमर्दित कहा जाता है, पीड़ा सहित को। कथनों पर विचार करना है, गद्यांश के अनुसार आंसर देना है। क्या है? मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए, मनुष्य तथा मानवता से प्रेम करना चाहिए, अपनी चाल को बदल लेना चाहिए, मानव जीवन को आदर्श मानना चाहिए। तो क्या होगा राइट आंसर? बता सकते हैं मुझे? मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए, मनुष्य मानवता से प्रेम करना चाहिए, ये नहीं आया था उसमें। अपनी चाल को बदल लेना चाहिए, ये भी नहीं आया था। ये दो होंगे, 1 और 4। 1 और 4 देख लेते हैं एक बार। केवल एक सही है बेटा, 4 भी नहीं है। मानव जीवन को आदर्श मान लेना चाहिए। देखो इसको आप लोग पढ़ोगे ना
क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, थोड़ा मुझे भी ध्यान नहीं आया, पूरा पढ़ा था तो मैं पढ़ा तो पूरा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गलतियां हो ही जाती हैं। एक बार आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना, आप लोग फिर कर लोगे इसे, ठीक है। तो क्या होगा, मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए, ये आप लोगों को एक कथन दिया हुआ है, इसमें से सही कथन बताना है आप लोग, सही कौन सा है ये मैंने नहीं देखा, सही बताना है। तो ये गद्यांश के अनुसार बताना है आप लोग, इसमें से सही कौन सा है। तो क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए। देखो इसमें लिखा भी होगा, मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए। देखो कहाँ पे है, देखो एक बार कहीं पे मिल जाएगा आप लोगों को भी। इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले आप लोग है ना क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को अ, गद्यांश को पढ़ना है, तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा, वरना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा भारीपन लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, देखो समय लग जाएगा, वरना वापस से मैं पढ़ूंगा, तो इसे एक बार आप लोग देख लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना फिर मैं वापस से इसे समझा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, गद्यांश के अनुसार पूर्वी देशों की समस्या क्या है। पूर्वी देशों की समस्या अब आपको बताना है कि मनुष्य के लिए अधिकारों की कमी, मजदूरों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण, मजदूरी को कम महत्व का आंकना, मजदूरी पर अमेरिका प्रभाव, ये होगा। यानी कि पूर्वी देशों की समस्या क्या है कि मजदूरी को कम महत्व का आंकना, यानी कि मजदूरी को, यानी लोग जब कोई मजदूर कहता है उसके श्रम को कम महत्व देना, यानी उसको कोई कहता है ना कि मान सम्मान नहीं देना, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार साधारण लोग क्यों मर रहे हैं, यानी कि सामान्य लोग, एक जनरल लोग क्यों मर रहे हैं भाई। मानव श्रम से ज्यादा मशीनों को महत्व मिलने के कारण, हाथों फटने, खून रिसने और सर्दी के कारण, कम मजदूरी मिलने के कारण हुई बीमारियों से, कार्य क्षेत्र के विषैले पर नहीं, यानी कि मानव श्रम से ज्यादा मशीनों को महत्व मिलने के कारण, यानी साधारण सामान्य लोग, एक गरीब लोग, एक बेरोजगार लोग क्यों मर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो पहले काम मजदूर किया करते, आजकल वो मशीनें करने लगी और लोग मशीनें लाने लगे, मजदूर लाना बंद कर दिया, इसलिए साधारण लोग, सामान्य लोग क्या कर रहे हैं, आत्महत्या नहीं कि मर रहे हैं। मशीनों को काली मशीनें कहना किस बात की ओर संकेत करता है, काली मशीनें क्यों कहा गया है, काला रंग शोक का प्रतीक, ये तो आया नहीं कहीं। मशीनों द्वारा जनसाधारण में बेरोजगारी बढ़ाने के कारण, ये भी नहीं आया। माँ दुर्गा के अवतार काली जैसे, ये भी नहीं आया। मशीनों से अमीरों द्वारा काले धन अर्जन करने के कारण, तो काली मशीनों द्वारा जनसाधारण बेरोजगारी बढ़ाने के कारण, मशीनों द्वारा जनसाधारण बेरोजगारी बढ़ाने के कारण, मशीनों से अमीरों द्वारा काले धन अर्जन कर, नहीं, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मशीनों द्वारा जनसाधारण में बेरोजगारी बढ़ने, यानी काली मशीन इसलिए कहा गया कि मनुष्यों का जो जो कार्य था वो मजदूरों का जो कार्य था वो मशीनों ने ले लिया है। तो जब लोग मरेंगे तो उन्हें क्या नाम दे देगा, काली मशीनें दे देगी, जिसके कारण लोगों में क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ गई है। नेक्स्ट, इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के रिक्त स्थान प्रक्रिया में क्या परिणाम हुआ, यानी इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण, भाई बहनों व अन्य रिश्तेदारों में दुराव, समझ जाति द्वारा कठिन परिश्रम, मशीनों द्वारा मनुष्य, ये होगा आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण। ये छोटे छोटे सवाल है, ध्यान रखना, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। रस्किन टोल्स्टॉय का महत्व क्यों है, क्योंकि उन्होंने मानव संवेदना और गुणों को महत्व दिया था, इसलिए इन्हें आजकल हम लोग याद करते हैं। और जो मानव मानव का सम्मान करेगा वो हमेशा उसको याद किया जाएगा। मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब होगा, जब मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब, मजदूरों द्वारा क्रांति करने से, मशीनों के हट जाने से, सभी लोगों को काम मिलने से, मानव दक्षता को महत्व देने से, ये होगा। यानी कि मनुष्य का सौभाग्य का सूर्य कब उदय होगा, जब अच्छा दिन, कब कहते हैं ना, आज तो अच्छा दिन बीता, ऐसा कहते हैं ना, तो मतलब क्या है, मानवीय दक्षता को क्या है ना, महत्व मिलने से, यानी उसको रोजगार मिल गया, वो आगे बढ़ने लग गया, इस प्रकार से। मनुष्य के दुख में निरंतर वृद्धि का क्या कारण बताया गया है, इन मनुष्य के दुख में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, कमी नहीं हो रही है, सुख तो मिलता ही नहीं है, दुख ही दुख आ रहा है, उसका कारण क्या है, काली मशीनों द्वारा मनुष्य को भक्षण, पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का शोषण, मानवीय दक्षता की आलोचना, मशीनों पर अत्यधिक आश्रित हो जाना, मतलब क्या हो जाएगा, मशीनों पर अत्यधिक आश्रित हो जाना, इसलिए मनुष्य के दुख में निरंतरता होती जा रही है, निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अब देखो, अब आते हैं हमारे सवाल, ये तो थे अपृत गद्यांश और पद्यांश से, अब हमारा यहाँ आता है अभिव्यक्ति और माध्यम से। क्या कह रहा है, आलेख कुछ कुछ फीचर जैसा होता है, फीचर क्या होता है, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक लेखन होता है, जिसका मुख्य कार्य शिक्षा के साथ साथ लोगों को मनोरंजन करना होता है। फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है, अतः आलेख का निम्नलिखित में से विषय नहीं हो सकता, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, फीचर में जो होता है वो आलेख में नहीं होता, इन चार में से एक बताना है। राजनीति, खेलकूद, समसामयिकी और ब्रेकिंग न्यूज, तो ब्रेकिंग न्यूज
आलेख में नहीं होती है, जो किस में होती है फीचर में भी नहीं होता है, लेकिन उसमें एक न्यूज के ऊपर ही फीचर लिखा जाता है, जो 250 से ऊपर शब्दों का होता है। ऐसा सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, मैंने कहा ना फीचर लेखन कहलाता है। क्या कहा? फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है जिसमें शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे कहा जाता है फीचर लेखन। ठीक है, नेक्स्ट है बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? बीट को मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया के अंतर्गत मीडिया का बीट का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी खेल क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्र, इस प्रकार क्षेत्र होता है। ठीक है, तो बीट कवर करता है उसे संवाददाता के नाम से देखो, पढ़ते ही सवाल ऑप्शन भी मत देखो, यदि आप लोगों ने जो जितना मैंने पढ़ा है वो भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से सवाल हल कर सकते हैं। रजत एक पत्रकार है, वे सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर खेल से जुड़ी या इस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग को क्या कहा जा सकता है? देखो, किसी भी घटना के बारे में सामान्य जानकारी देना या लिखना, पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग कहलाता है। और उस घटना के बारे में बारीकी से छोटी छोटी चीजों के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की, फिर आपने लिखा, तो उसे कहा जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। क्या कहा जाता है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग। ध्यान रखना परिभाषा। भास्कर पत्रकार है, वे आर्थिक जगत से जुड़ी बड़ी दिलचस्पी और सक्रियता से कवर करते हैं। उनकी रुचि और रुझान के अनुसार वे क्या बन सकते हैं? देखो, आर्थिक जगत से संबंधित, जैसे मान लो मैं हूं, मुझे मुझे हिंदी विषय का सबसे ज्यादा ज्ञान है। मेरा दोस्त है, उसे खेल जगत का सबसे ज्यादा ज्ञान है, क्रिकेट का, बैडमिंटन का, उसे बहुत अच्छी रुचि है। किसी को समाचार लिखने में अच्छी रुचि है, किसी को आर्थिक जगत में अच्छी है, किसी को कहते हैं ना कि किस किस कंपनी में नौकरियां निकली है, उसे ब्रेकिंग न्यूज से संबंधित अच्छी अच्छी एक एक क्षेत्र होता है सभी का। बीट, जिसे मैंने कहा ना मीडिया के क्षेत्र में जिसे बीट कहते हैं, उसे हम लोग सामान्य क्षेत्र में क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे मुझे हिंदी क्षेत्र अच्छा लगता है, मेरे दोस्त को खेल क्षेत्र अच्छा लगता है, ऐसे इसको भास्कर को आर्थिक जगत से खबरी बड़ी दिलचस्पी लगती है, वो उसे अच्छे से कवर कर लेता है। तो मतलब क्या हो गया, वो उस विषय का सबसे अच्छा जानकार हो गया, उसे कहते हैं विषय विशेषज्ञ। क्या कहते हैं? विषय विशेषज्ञ कहते हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो, एक गद्यांश आया है जो कहाँ से आया है? आत्म परिचय कविता है, जो लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। क्या कह रहे हैं? मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं है यह संसार अपूर्ण है मुझको बाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। देखो, आप लोगों को इसका अर्थ पढ़ना है तो मैंने, है ना, बहुत अच्छे से देखो, अब पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ये सैंपल पेपर है, आपको बस समझाने की आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा वो आप लोग आराम से कर लोगे। यदि आप लोगों को आत्म परिचय कविता बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है तो लिखेंगे आप लोग यूट्यूब पर आत्म परिचय, ऐसे लिखेंगे आत्म परिचय, अंग्रेजी में हिंदी में, फिर लिखेंगे पाठ का सार, हिंदी इंग्लिश किसी में लिखना, फिर लिखना बाई राजेंद्र सर, बाई। अब किसी भी कविता, किसी भी पाठ को आप लोग लिखेंगे तो इस प्रकार यूट्यूब पर लिखना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और मैंने बहुत ही सरल तरीके में कहानी के रूप में पूरी कविता को पढ़ा रखा है। देखो, कवि क्या कह रहा है, मैं अपने अंदर एक, मेरे हृदय में एक अग्नि जल रही है, उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा जल रहा हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मस्त रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बना, यह नहीं है, यह संसार के लोग हैं, वो इस जीवन को प्राप्त करने के लिए कर्म रूपी नाव का निर्माण करते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस सागर की लहरों पर ही तैर करके, यानी बैठ करके मैं इस संसार को, इस जीवन को पार कर जाता हूँ। बहुत अच्छे धीर। अब तो मैंने फास्ट इसलिए बताया क्योंकि मुझे केवल ये आप लोगों को समझाना है कैसा सैंपल पेपर आएगा, क्योंकि इनका आंसर आप लोगों को, और मैंने बता दिया है, या आप लोगों को पता होगा, वैसे अच्छे से आपने पढ़ा होगा, तो मैंने जो पढ़ा है वो। कवि के सपनों का संसार कैसा है? तो यथार्थ है, आदर्श है, स्वप्निल कैसा है? आदर्श है। कवि के सपनों का संसार कहता है, बिल्कुल आदर्श है। कवि कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो एक दूसरे की बुराई करे, मुझे ऐसे लोग पसंद है जिसमें प्रेम प्रेम हो, सब क्या हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी में वो क्या हो, सुखी होने चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित करना है। स्मृतियों की नाव में कवि एक यात्री है, कविता में अग्नि परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक है, यथार्थ संसार से कवि को कोई सरोकार नहीं है, सुख दुख का असर कवि पर पड़ता है। तो यह कविता में अग्नि परिवर्तन का इच्छा का प्रतीक है, अग्नि परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक। कवि कहता है ना कि मेरे अंदर एक आग जल रही है, ये मेरे हृदय में, और उसमें मैं जलता रहता हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, फिर मैं मस्त रहा करता हूँ, किसी के बारे में मुझे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो क्या है, एक इच्छा का प्रतीक है।
अब कवि कह रहा है ना कि मैं निज उर का उद्गार लिए फिरता हूँ, उर का अर्थ क्या होता है, हृदय होता है, निज यानी क्या होता है, स्वयं होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कथन और कारण को आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यथार्थ को स्वीकार नहीं करने से कवि के सौपन अधूरे रह जाते हैं। नहीं, कवि यथार्थ को स्वीकार करता है, वास्तविकता को स्वीकार करता है। क्यों? कवि कहता है कि मेरे इस संसार में, इस जग, इस सामाजिक जीवन में मुझे जो भी कार्य मिला है वो मैं स्वयं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर लाद नहीं रहा हूँ। तो ये गलत है। कल्पना और वास्तविकता में सामंजस्य की कमी होने से कवि को संसार अधूरा, हाँ ये सही है। यानी जैसी वास्तविकता है, जैसा उसके विचार है, कल्पना है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, इसलिए कवि कहता है इस संसार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आर आर सही है, देख लो कहाँ है आर आर सही। ए सही नहीं है, किरण आर सही है, ये सही है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी ए सही नहीं है, आर सही है। बहुमोजों में मस्त बहने से तात्पर्य क्या है? मतलब क्या है बहुमोजों मस्त बहने से, मतलब क्या है, कवि कहता है ना कि ये संसार है, ये इस जीवन को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, और मैं इस सागर की लहरों पर बैठकर ही मैं इसे पार कर जाता हूँ। मतलब क्या है, सांसारिक सुख रूपी लहरें। एक पद्यांश आया है और ये मैंने मन में कहा ठीक बाजार आमदे। देखो एक निबंध है, आपको याद हो तो, बाजार दर्शन, और जिसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी। जिसमें कवि कहते हैं ना कि मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए, मन भरा हुआ होना चाहिए जब बाजार जाना चाहिए, वास्तविकता उसका लाभ तभी उठेगा। तो यह पढ़ लेना, मेरा तो पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। आप देखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतुल्य शब्द का समानार्थी, यानी कि अतुल्य शब्द के समान अर्थ रखने वाला यहाँ पे एक शब्द है। जो अतुलित का एक अर्थ होता है ना, अतुलित क्या होता है, जिसकी तुलना न की जा सके, मन बहुत सारा, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, बहुत सारा अथाह ज्ञान भंडार भरा हुआ है। तो अथाह क्या हो गया, बहुत गहरा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका समान अर्थ रखने वाला ऐसा एक शब्द आपको बताना था। ठीक है। गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, बाजार के प्रकार बताना, बाजार न जाने की सलाह देना, मनुष्य की तर्सना को इंगित करना, मनुष्य पर बाजार के जादू का असर, ये आएगा केंद्र। मनुष्य पर बाजार के जादू का, देखो देखो, मान लो मुझे कुछ नहीं चाहिए और जैसे मैं किसी दोस्त के साथ बाजार चला जाता हूँ और मेरे पास पैसा बहुत सारा है, वॉलेट भरा हुआ है मेरा, और मेरे को चक बाजार के चकाचौंध, अरे वाह यार क्या बात है, शूज है, लेकिन मेरे पास 5-10 प्रकार के पहले शूज पड़े हुए हैं, अरे यार अच्छे लग रहे हैं यार, ये तो ले लेना चाहिए मुझे। इसलिए वो लोग बाजार का वास्तविक जो लाभ होता है वो नहीं उठा पाते हैं, और वो चीजों को महंगी करते रहते हैं, और उनका फिर वो पड़े रहते हैं, वो पहनते भी इतना नहीं है। तो मतलब मनुष्य बाजार के जादू का असर केंद्रीय भाव है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश, और ये है ना, ये दो तो आपके पास एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश आएगा, और दो आपके पास एक अपठित पद्यांश और एक अपठित गद्यांश आएगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखिए। जब मनुष्य बेचैन हो जाता है तब वह बाजार की ओर उन्मुख हो जाता है, नहीं। जब मनुष्य तुलना करने लगता है तब असंतोष, घृणा, ईर्ष्या, ये सही है। यानी कि जब आप किसी से भी तुलना करने लग जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक असंतोष वैसे ऑटोमेटिक भर जाएगी, घृणा तृष्णा ऑटोमेटिक आ जाएगी। जिसके पास जितना है ना उसमें उसको खुश रहना चाहिए। मान लो मेरे पास ये वीवो का फोन है, मान लो, अब मैं कहूँ मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास आईफोन आईफोन लाने की मान लो मेरी औकात नहीं है, तो मैं अब मान लो ये सोचो यार, मेरे दोस्त के पास है, सभी के पास, मेरे पास क्यों नहीं है, और मैं ऐसा सोचने लग जाऊंगा ना, तो फिर ये ध्यान रखना, मैं बिल्कुल ही कहते हैं ना कि ना तो मैं अपना खुद का ध्यान रख पाऊंगा, ना अपने बच्चों का, ना अपने परिवार और किसी का भी ध्यान नहीं रखूंगा, तो मेरे अंदर असंतोष, घृणा आदि का भाव भर जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि एक और दो कॉलम को मिलान करना है, आग्रह का तिरस्कार करना, मौन रहकर कार्य करना, नहीं, अपनी तृष्णा को रोकना, नहीं, इच्छा पूर्ण, हाँ, आग्रह का तिरस्कार कब जागता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती है। बड़े बाजार का जादू, मौन रहकर कार्य करना, अपनी तृष्णा को रोकना, बाजार के जादू से बचने का, अपनी तृष्णा, हाँ ये सही है। बाजार के जादू से बचने का, अपनी तृष्णा को रोकना, और बड़े बाजार का जादू क्या है, मौन रहकर कार्य करना। ठीक है, 3-1-2, 3-3-1-2, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बाजार का आमंत्रित है कि आओ मुझे लूटो से क्या आशय है, यानी बाजार कहता है आओ मुझे लूटो, मैं तुम्हारे लिए ही बनाऊं, उसका अर्थ आपको बताना है। बाजार लुट जाना चाहता है, बाजार के पास वस्तुएं बहुत ज्यादा हैं, बाजार केवल सुख दुख का रूप दिखाना चाहता है, बाजार आकर्षित करना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये होगा बाजार आकर्षित करना चाह रहा है, आओ मुझे लूटो मैं आपके लिए ही बना हूं। अब आती है वितान भाग 2 से कुछ सवाल है, उनके आंसर आपको देना है। यशोधर बाबू दफ्तर से घर जल्दी क्यों नहीं जाते, क्योंकि पत्नी बच्चों से झगड़ा होता रहता था, तो छोटी मोटी बातों से।
आपको पता होगा वाईडी पंत, सिल्वर वेडिंग याद है। संसार के प्राचीनतम 2 नियोजित शहर कौन थे? हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। आप लोग पढ़ लो ना पूरी किताबों को तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑटोमेटिक आंसर दोगे। मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है? प्राचीन शहर, अनभंडार, मरतोटीला, नगर नगर नियोजन है। देखो यहाँ पे आया था भी नियोजित शहर। नेक्स्ट है यशोधर बाबू के कारण बताना है, ए और सही कौन कौन सा सही है। कथन ए है और कारण ए है। यशोधर बाबू के बच्चे धर्म, रिश्तेदार, समाज को पिछड़ा मानते हैं, बात तो सही है, गलत है ये तो। वे महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील हैं, उनमें समय के साथ बदलाव आ गया, ये सही है। मतलब ए सही है और आर गलत है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, पिछड़ा मानते हैं सही है, तो ये गलत नहीं है बेटा, सही है, ये पिछड़ा मानते हैं वो लोग। मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि वो ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ पिछड़ा मानते हैं वो, दोनों सही है बेटा। ए सही है, कारण आर गलत नहीं। ए सही नहीं है, नहीं ए तथा कारण आर दोनों सही, किंतु आर कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं। अच्छा आंसर यही है, ये रहा ना आंसर, यही होगा डी ऑप्शन। देखो आंसर भी दे दिया मैंने यहीं पे, दोनों सही है और कारण आर एक कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आप इसको पढ़ना अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन उन्नत नहीं थी, उन्नत नहीं था, क्या बताना है हमें? सही कथन का चयन करना, नहीं उन्नत था वो तो नगर नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता खूबी सौंदर्य बोध थी, वेरी गुड सही है, सौंदर्य बोध थी। मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर बसा था, बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता टीलों पर आबाद थी, भाई यहाँ पे छोटे मोटे भी आ गया, टीलो भी आ गया, तो यहाँ पे देखो 2 3 4, 2 3 4 भी है, 2 और 4, 2, अरे आंसर ये है ना, 2 और 3 सही है, ये दो, ये ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो छोटे मोटे टीलो पहले आ गए, फिर टीलो बाद में वापस दे रहा है, तो इसका मतलब गलत है। मैंने यही तो सोचा कि छोटे मोटे टीले जहाँ पे आ गया तो वापस टीलो देने का आवश्यकता कहाँ से आ गई। कहानी सिल्वर वेडिंग में यह वाक्य, वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे, किसने कहा? वाईडी पंत ने, वाईडी यशोधर बाबू जी ने कहा था कि ऐसी खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। झूठ कहानी का लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? रोजगार प्राप्त करने के लिए। जूझ कहानी में लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, लेकिन लेखक के पाठशाला ना जाने का कारण क्या था? उसके पिताजी की मनमर्जी, यानी कामचोर था उसका पिताजी। पिताजी को दादा कहता था, कामचोर स्वभाव, यानी उसके दादा का कामचोर स्वभाव कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था, पाठशाला नहीं जा पाता था। कहानी सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू के बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं। इस पंक्ति में लेखक का क्या आशय हो सकता है? आधुनिक युवा हो चले हैं मतलब क्या हो गया? जीवन के सभी सुख प्रिय हैं, पिता की दिनचर्या से नाराजगी, अच्छी पगार मिलना, आधुनिक जीवन शैली की ओर रुझान, ये सही है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जूझ कहानी के शीर्षक का क्या अर्थ है? उसमें लेखक क्या करता रहता है? हमेशा संघर्ष ही करता रहता है पाठशाला जाने के लिए, तो नाम क्या है? जूझ, मतलब संघर्ष करते रहना, और जीवन वही होता है जिसमें संघर्ष करते रहना। और आप लोगों के पास यदि सुख ही सुख मिला ना तो आप लोगों को ये जीवन है यार, कोई मजा ही नहीं आएगा। लेकिन सुख और दुख दोनों आते रहे ना तो आपका टाइम पास भी होता रहेगा और आपका जीवन भी अच्छा चलता रहेगा। अब देखो, अब आता है हमारा डेस्क्रिप्टिव खंड 6 स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक रचनात्मक लेखन लिखना है आप लोगों को तीनों बिंदुओं पर, जो आपको 120 शब्दों में लिखना है। जिसका आरंभ कैसे करेंगे आप लोग, उसकी विषय वस्तु कितने अंग, प्रस्तुति कितने अंग, भाषा कितने अंग, डिजिटल युग और मैं, यानी कि कैसा डिजिटल युग चल रहा है और मैं कैसा क्या कार्य कर रहे हैं, आप अपने ऊपर लिखना है। परीक्षा के तनाव कारण इसे रोकने के उपाय, उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को विदेशों को पलायन, तीनों में से आप किसी पर एक 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है आप लोग। बहुत अच्छा है, लिख देंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पे, देखो क्या है, कहानी के नाट्य रूपांतरण के संवादों पर महत्व पर टिप्पणी लिखी। देखो कहने का तात्पर्य क्या है, एक किताब है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, एक चैप्टर का नाम उसमें कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये सेम चैप्टर का नाम आ गया। इन किसी भी कहानी को नाटक में कैसे रूपांतरित करेंगे, तो सबसे पहले हमें समय स्थान का ध्यान रखना चाहिए। और हमें जैसे मान लो जिस समय कहानी लिखी गई थी उसका समय को ध्यान रखते हुए आज वर्तमान में यदि नाटक में परिवर्तित करें तो नाटक में तो क्या होता है, चित्र भी होता है और उसकी आवाज भी निकालनी पड़ती है। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं होता, कहानी में क्या होता है, केवल बोल बोल होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उस कहानी के अकॉर्डिंग चित्र तैयार करना है सबसे पहले हमें। फिर काफी बार क्या होता है कि इस कहानी लिखी मान लो 1900 ईस्वी में, अब हम चल रहे हैं 2000 ईस्वी में, तो कहने का तात्पर्य 20वीं सदी में लिखी गई मान लो कहानी और आज 21वीं सदी चल रही है हमारी, तो उस समय जो वाक्य लिखे थे कवि ने,
आज वो प्रासंगिक नहीं है मान लो, यानी कि आज से ही नहीं चल सकते लोगों के जीवन के अनुसार, तो हम उसे हटा भी सकते हैं और जो चल रहे हैं उस वाक्य को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और छोटे-छोटे वाक्यों में उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बताया वही आंसर इसका। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, एक चैप्टर का नाम है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, जिसे मैंने दीवार घड़ी पे मैंने एक बता भी रखा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, एक मैं शैली का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, कहने का तात्पर्य एक सीधा सा है कि मुझे लग रहा है कुछ शब्द आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहे होंगे। ठीक है, हाँ, एक बार छोटा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, एक किसी भी चीज को आप लिखते हैं, मान लो कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई नाटक या कोई कहानी या कोई उपन्यास लिख रहे हैं, तो आप लोग क्या करना, वहां पे स्वयं को रख के देखना। देखो एक एक सर्वनाम होता है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है, और मैं होते हैं मैं, यानी आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं वहां स्वयं को रख करके लिख लिया, और अपने जो विचार हैं यथार्थ को आपने दोनों का में सामंजस्य बिठा लिया, तो वहां पर वो बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। वही है इसमें मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, टीवी की तुलना में रेडियो माध्यम की कोई दो सीमाएं बतानी, दो दो कमियां बतानी है। यानी टीवी में तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यानी कि दृश्य के साथ साथ हम लोग ऑडियो भी सुन सकते हैं टीवी में। क्या रेडियो में ऐसा हो सकता है? नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें टीवी में तो चित्र भी दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ हमें ऑडियो भी सुनाई देता है, यानी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है। रेडियो में केवल क्या होता है, केवल हम लोग सुन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि टीवी माध्यम की तुलना में रेडियो माध्यम में प्रसारणकर्ता के लिए श्रोताओं को बांध कर रखना एक कठिन कार्य है। बात तो सही है, टीवी पर फिर भी आप लोग बांध देंगे, क्योंकि चित्र आपको दिखाई देंगे, तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रेडियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि रेडियो में केवल वॉइस के माध्यम से ही लोगों को बांधना। वॉइस कैसे होनी चाहिए, वॉइस एक सामान्य बोलचाल में होनी चाहिए, जो लोगों को प्रत्येक है, चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे अनपढ़ हो, उन सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। फिर है आ, आपको श्रोताओं, दर्शकों या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, टीवी और रेडियो में से सबसे सशक्त माध्यम कौन सा लगता है, अपने उत्तर पक्ष में तर्क में दे। यानी कि यहां से आप तीनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। प्रिंट माध्यम के, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है ना, ये एक बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा कट रहा है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ये सही हो जाएगा अभी 2 मिनट में। ठीक है, हाँ। तो आप लोगों को यहाँ क्या करना है बेटा, प्रिंट माध्यम, प्रिंट माध्यम क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई जैसे मान लो ये जो आपने सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैं आपको प्रिंट आउट निकाल करके दे दूं, प्रिंट आउट निकाल करके मैं आपको दे दिया मान लो, तो वो हो गया प्रिंट माध्यम। और एक क्या है, टीवी। और टीवी में क्या होता है कि दृश्य के साथ साथ आपको वॉइस सुनाई देती है, यानी कि आप लोग फिल्में देखते हो, एक तस्वीर चल रही है, उसमें गाने के बोल भी चल रहे हैं, लड़का लड़की दिखाई देता है ना, हीरो हीरोइन दिखाई देता है, तो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लगता है, जिसमें टीवी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको क्या लग रहा है, टीवी के माध्यम से आपको लग रहा है क्या कि उसमें चित्र भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सैंपल पेपर है ना, इस सैंपल पेपर को ऐसा ही ध्यान में रखना, यहाँ से कुछ सवाल तो आपके एग्जाम में जोके तो आएंगे, लेकिन ये जो सवाल तो जोके तो कुछ तो आएंगे, लेकिन हूबहू ऐसा ही पैटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ तीनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है और सीबीएसई ने बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है, तो ऐसा ही आप लोगों को आंसर इसमें देना है। आगे है, डिजिटल मीडिया के उदय ने समाचार लेखन की उल्ट्रा पिरामिड शैली। देखो, किसी भी समाचार को लिखने के लिए सबसे उत्तम शैली, सर्वोत्तम शैली मानी जाती है उल्ट्रा पिरामिड शैली। अब ये उल्ट्रा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण सूचनाओं को सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो आप लोग डिजिटल मीडिया में अब इस उल्ट्रा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हो, आप किसी कहानी को, किसी फीचर्स को आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। मतलब सबसे अच्छी शैली यही मानी जाती है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसका आंसर भी, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये समझना नहीं आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों को, यदि आप लोग कोई भी चैप्टर चीज पढ़ो, आप लोग चाहते हैं कि मुझे फीचर के बारे में नहीं पता, तो आप लोग कैसे लिखेंगे यूट्यूब पर, फीचर लेखन बाई राजेंद्र सर, बस मैं आपको दिखाई दे दूंगा वहां पर, रिपोर्टिंग बाई राजेंद्र सर, ककार बाई समाचार लेखन एंड ककार
छह ककार बाई राजेंद्र सर, मैं आपको दिखाई दे दूंगा। चैप्टर का नाम लिखो बाई राजेंद्र सर, मैं आपको वहां उपस्थित मिलूंगा और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने ये समझा रखा है। देखो, समाचार पत्रों में विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? देखो, दो प्रकार का लेखन होता है, एक सामान्य लेखन, विशेष लेखन। सामान्य लेखन क्या होता है? किसी भी घटना के बारे में सामान्य जानकारी दे देना सामान्य लेखन कहलाता है। लेकिन उसी घटना के बारे में आप बारीकी से विश्लेषण करते हुए छोटी छोटी सूचनाओं के बारे में आप पाठकों को अवगत करा देते हैं, तो उसे विशेष लेखन कहा जाता है। जैसे देखो, उदाहरण के लिए मैंने दिया कि शेयर बाजार में गिरावट आई। सामान्य रिपोर्टिंग में तो क्या कहेंगे हम कि शेयर बाजार में क्या आ गई, गिरावट आ चुकी है, ठीक है। लेकिन विशेष लेखन में क्या कहेंगे, गिरावट किस कारण से आई है, किस किस निवेशकों को इस पर आवास असर पड़ेगा, गिरावट का कारण क्या था, ये सब जानकारी विशेष लेखन में दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है बारिश के बाद भादो। आपको याद है पतंग, पतंग शरद ऋतु याद है आप लोगों को? श्रावण भादवा, भादवा महीना, भाद्रपद मत याद है आप लोगों को? मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है। आप लोग लिखेंगे कैसे? पतंग, पाठ का सार, पाठ का सार बाई राजेंद्र सर। आप लोग ऐसे लिख देंगे तो पूरी कविता आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। छोटा मेरा खेत, उमा शंकर जोशी, जिसमें अंधड़ और बीज, शब्द रूपी बीज, अंधड़ कल्पना भाव कवि के मन में जागृत हुआ, कवि ने कविता लिख डाली। कैसी? शब्द रूपी कविता। एक कवि ने क्या माना? छोटा मेरा खेत, एक कागज के पन्ने को खेत जैसा मान लिया। जिस प्रकार एक किसान जो होता है बीज डालता है, बीज गल करके अंकुर के रूप में, फसल के रूप में तैयार हो जाते हैं, वैसे ही कवि ने शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता रूपी फसल तैयार कर देता है, जिसमें आंधी आती है, भाव रूपी आंधी आती है, शब्द रूपी आंधी आती है, और शब्दों को ही क्या माना गया? बीज, यानी बीज को शब्दों के रूप में उसमें कविता रूपी लिख देता है। व्यक्ति पर प्रशंसा का क्या प्रभाव पड़ता है? बात सीधी थी पर, कविता है ना, बात सीधी थी पर, यानी कि बात कवि ने बहुत सीधी थी, लेकिन वो चमत्कारीपूर्ण बनावटीपूर्ण भाषा के चक्कर में अपने बात को फंसा चुका था। तो आप लोग लिखेंगे बात सीधी थी पर, पाठ का सर बाई राजेंद्र सर। पहले कविता पढ़ेंगे, फिर आप ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कैमरे बंद पाइज, पूरी कविता मैंने बहुत अच्छे समझा रहे कि आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर वही होगा। बादल राग, निराला जी, अनामिका। बादल राग कविता 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी अनामिका काव्य संग्रह में निराला जी के, और यहाँ छठा खंड दिया हुआ है, और यहाँ विप्लव को क्रांति का रूप बताया गया है, ठीक है। और क्रांति जब जब हुई है, जब जब एक जो शोषित वर्ग होता है उसी को फायदा हुआ है, शोषक वर्ग को फायदा नहीं हुआ, शोषक वर्ग तो उसे डर लगता है। देख लेना एक बार वो कविता कैसे लिखोगे। बादल राग, पाठ का सार भाई राजेंद्र सर, तो मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा वो। उषा कविता, सूर्योदय से पहले का घटनाक्रम ग्रामीण जीवन शैली में बहुत अच्छे समझाया गया, आप लोग देख लेना। आप लोग उसमें भक्ति महादेव वर्मा जी का बहुत अच्छा संबंध था इनका, देख लेना। काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती जी के ऊपर है। काले मेघा पानी दे, पाठ का सार बाय राजेंद्र सर। काले मेघा पानी दे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस बाय राजेंद्र सर। पाठ का सार, काले मेघा पानी दे। ऐसे प्रत्येक चीज मैंने उसमें समझा रखा है, आप लोग आसानी से आप लोग उसे पढ़े। सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़े ना, प्रत्येक चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा। सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू जी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सैंपल पेपर था। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सीयूईटी की भी तैयारी करेंगे इसके साथ साथ। अब आप लोग यदि सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% लाना चाहते हैं, तो Y551 इस कोड का प्रयोग करते हुए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। महापैक से जुड़ना है बेटा, क्योंकि महापैक आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जिसमें आपको 12th क्लास की भी तैयारी करवाई जाएगी, और क्या, सीयूटी 2024 की भी तैयारी कराई जाएगी। और महापैक ऐसा पैक है जो आपके एग्जाम के बाद तक भी आपके पास रहेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, आप लोग कैसे परचेज करेंगे, कैसे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा इस कोड से, एक बार छोटी सी बात है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऐसे गूगल ओपन करना, यहाँ लिखना अड्डा 24/7, फिर यहाँ जाना है, इंडिया लार्जेस्ट पे जाना है, फिर जाना है ऑल कोर्सेज में जाना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि सैंपल पेपर मुझे करवाना था जो मैं करवा चुका। ये तो आप लोगों के लिए सीयूटी के लिए है। यहाँ चले जाएंगे, अब यहाँ महापैक में जाना है आप लोग, या सीयूटी अर्जुन बैच में जो अभी हमने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप लोग किसी बैच में जाते हैं, कोई भी बैच आप लोग इनरोल करते हैं, किसी महापैक में इनरोल करते हैं, तो Y551 कोड यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन महापैक में और इन कोर्सेज में डिफरेंस क्या है, महापैक यदि आप लोग परचेज करते हैं तो आपको फिजिकल बुक्स, जिसमें 2022 और 23 के सभी क्वेश्चंस
इंक्लूड है उसमें, 2022 के भी और 2023 के भी सभी क्वेश्चंस उसमें क्या है इंक्लूड है पहले से ही। हम लोगों ने डेस्क के यानी कि विद सॉल्यूशन हम लोगों ने आप लोगों के पास वो बुक पहुंचाई जाएगी, जिसमें 2022 और 23 के क्वेश्चन भी होंगे। और यह जो महापैक होगा विद बुक वाला, ये है आपके 15 महीने की यानी 13-15 यानी एग्जाम के बाद तक की आपकी वैलिडिटी है। प्रत्येक कोर्स इसमें फ्री मिलेगा, जो भी अर्जुन बैच है, जो भी एम्बिशन बैच है, श्रेष्ठा बैच, सारे बैच इसमें फ्री मिलेंगे, सभी टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलेंगे। अब यहाँ तो आप लोगों को विद बुक वाला आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, क्या है कॉमर्स है मान लो, तो यहाँ जाना है उस प्रकार से, फिर यहाँ से बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में इसको रिमूव कर देना, क्योंकि इसको अब देखो कितने का पड़ रहा है 12,229 का, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो यहाँ कोड यूज करना है आपको लोगों को Y551। जैसे आप ये अप्लाई करते हो देखो बेटा कितने का पड़ेगा 11,999। तो वो जो हमने यहाँ पे जो एक को पहले से एक जो ये कहना है ना, जन्माष्टमी दिख रही है आप लोगों को, आ रही आज है ना जन्माष्टमी, तो इसका जैसे ही कोड का प्रयोग करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त नहीं होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा इस कोड की सहायता से, जो ये कोड है Y551। इसकी सहायता से आप लोग महापैक, देखो फायदा है महापैक में बेटा, और कोई भी आप लोग कोर्स परचेज करते हैं तो वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो महापैक लो ना यार, सारे बैच लो ना आप लोग, जहां आप लोग कोई चैप्टर नहीं इस अर्जुन बैच में नहीं पढ़ा, श्रेष्ठा में नहीं पढ़ा, गलती से अर्जुन में पढ़ लो, अर्जुन में नहीं पढ़ा गलती से आगे आने वाला बैच में पढ़ लो। प्रत्येक टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिल रही है, तो ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, मात्र मात्र 2 या 3 हजार रुपए का डिफरेंस मिलेगा। अर्जुन बैच लेते हैं और महापैक लेते हैं, और अंतर क्या क्या है, किताबें पहुंचाई जाती हैं आप लोगों के पास, प्रत्येक बैच फ्री मिलता है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, जो भी हम लोग करते हैं ना आप लोगों के लिए सीयूटी 2024 के लिए, वो महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेगा। तो कितना बड़ा फायदा है वो आप देख लीजिएगा। तो इस कोड का आप लोग प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कैसा रहा सैंपल पेपर? देखो सैंपल पेपर का मतलब होता है कि हूबहू ऐसा ही पैटर्न आएगा, लेकिन 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 कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ से जो के तो आ जाएंगे 2 या 3 सवाल तो, लेकिन कुछ सारे सवाल नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन अब आप लोगों को पता चल गया होगा आप लोगों की तैयारी कैसी है और कैसी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।